और यार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इन टी टेक 07। दोस्तों, अगर आप 2025 में एक न्यू स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो उससे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने स्मार्टफोन बाइंग गाइड से लेकर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया हूं जो आपको एक न्यू स्मार्टफोन खरीदने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, और इसके बाद जब भी आप स्मार्टफोन खरीदोगे तो आप एक बेस्ट फीचर वाला, एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन खरीद पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि इसमें मैंने स्मार्टफोन खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया हूँ, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को अंदर आगे बढ़ाते हुए जानते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में कि एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करिए कि आपका बजट कितना है। देखिए, हर किसी का अलग अलग बजट होता है, किसी का लो होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करिए कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जितना आपका बजट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके स्मार्टफोन में फीचर मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करें कि आपका बजट कितना है। आपका बजट 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 या फिर इससे ऊपर का बजट है। कितना है आपका बजट, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए। इसके अलावा इसके साथ साथ आप अपने आप से यही पूछिए कि आप जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हो वो किस काम के लिए खरीदने वाले हो, किस पर्पस के लिए खरीदने वाले हो, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पर्पस होता है। हर कोई स्मार्टफोन अलग अलग पर्पस के लिए खरीदता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हो वो किस काम के लिए खरीदने वाले हो, किस पर्पस के लिए खरीदने वाले हो। जैसे कि गेमिंग के लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, या फिर बेसिक यूज के लिए खरीदना चाहते हो। सबसे पहले अपने आप से पूछिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अगर गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो स्मार्टफोन, तो आपके स्मार्टफोन में पावरफुल प्रोसेसर, अच्छा ग्राफिक और ज़्यादा रैम होना चाहिए। वही अगर आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए खरीदना चाहते हो तो आपको आपके स्मार्टफोन के कैमरा पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, वही अगर आप एक बेसिक यूज के लिए खरीदना चाहते हो, आपको एक नॉर्मल यूज करना है, ज़्यादा आपको हैवी यूज नहीं करना है, आपको बेसिक यूज करना है, नॉर्मल यूज करना है, जैसे कि यूट्यूब देखना हो गया, सोशल मीडिया यूज करना हो गया, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाना हो गया, ओके, कॉलिंग करना हो गया, मैसेजिंग करना हो गया, और कभी कभार फोटो वोटो सेल्फी भी खींचना हो गया। तो अगर आप एक बेसिक यूज के लिए खरीद रहे हो, एक नॉर्मल यूज के लिए खरीद रहे हो, तो आपको एक मिड रेंज का स्मार्टफोन लेना चाहिए। आपको ज़्यादा हाई फाई वाला स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, आपको एक मिड रेंज का स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि मिड रेंज के स्मार्टफोन में भी आपको अच्छा प्रोसेसर, अच्छा बैटरी लाइफ, अच्छा खासा रैम देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आपको बेसिक यूज में लेना है आपका फ़ोन को, तो आपको एक मिड रेंज का स्मार्टफोन लेना चाहिए, आपको ज़्यादा हाई फाई वाला स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। ओके, अब अगर एक बार आपने इन दो चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि आपका बजट कितना है और आप किस काम के लिए खरीद रहे हो, किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो, तो आपका 50% काम यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद बाकी का 50% काम आपको आपके स्मार्टफोन के फीचर्स और इस स्पेसिफिकेशन को देखकर पूरा करना है कि आप जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हो उसमें क्या क्या फीचर होना चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, आपका फ़ोन कैसा होना चाहिए। इसको देखकर आपको बाकी का 50% काम पूरा करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप अगर 2025 में एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उसमें क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और वो फ़ोन कैसा होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 3 में आपको क्या करना है कि जो भी कंपनी का आप फ़ोन खरीद रहे हो, सबसे पहले उस फ़ोन का प्रोसेसर पर ध्यान दीजिए कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो प्रोसेसर कितना पावरफुल है। सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको फ़ोन के प्रोसेसर पर ध्यान देना चाहिए। ओके, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है वो फ़ोन का दिमाग होता है, इसलिए जितना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहेगा उतना ही अच्छा आपका फ़ोन चलेगा, उतना ही स्पीड से, उतना ही स्मूथ आपका फ़ोन चलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर ध्यान देना चाहिए कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो कितना पावरफुल है। ओके, अब मार्केट में आपको कई सारे कंपनियों का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक डायमेंसिटी हो गया। अगर आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें आपको एप्पल बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही अगर आप सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो तो उसमें आपको सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो मार्केट में आपको कई सारे कंपनियों का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसलिए जब भी आप फ़ोन खरीदो तो उसके प्रोसेसर पर ध्यान दीजिए कि उसमें किस कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और वो कितना पावरफुल है। ओके, अगर हम बात करें कि आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, तो आपके फ़ोन में या तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन होना चाहिए या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि ये दो प्रोसेसर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और हर एक रेंज के फ़ोन में देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो तो सबसे पहले या तो आप ये देखिए कि आपके फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन होना चाहिए, और अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन नहीं मिलता है आपका बजट के अकॉर्डिंग, तो आपके स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी होना चाहिए। आपके फ़ोन में इन दोनों प्रोसेसर में से कोई एक होना चाहिए। ओके, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अगर आप एक फ्लेक्सिबल का फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या फिर डायमेंसिटी 9300 प्रोसेसर होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट होता है। वही अगर आप एक मिड रेंज का फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर होना चाहिए, क्योंकि ये मिड रेंज के स्मार्टफोन के लिए बेस्ट होता है, इसलिए आपको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 में आपको फ़ोन के रैम पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी का फ़ोन खरीद रहे हो उसमें कितना GB आपको रैम मिल रहा है। ओके, देखिए स्मार्टफोन में रैम का यही काम होता है कि एक टाइम में आपका स्मार्टफोन कितना ज़्यादा मल्टीटास्क कर सकता है और कितना स्पीड से कर सकता है। इसलिए अगर आपके फ़ोन में कम रैम रहेगा तो आपका फ़ोन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, उतना स्पीड से काम नहीं कर पाएगा और एक टाइम में ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम रहेगा तो आपका फ़ोन स्मूथ और स्पीड चलेगा और आपका फ़ोन एक टाइम में ज़्यादा मल्टीटास्क को कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप फ़ोन खरीदो तो इसके रैम पर ध्यान दीजिए कि उसमें कितना GB रैम दिया गया है। अगर आप बेसिक यूज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में मिनिमम 6 GB रैम होना चाहिए, 4 GB नहीं होना चाहिए। 4 GB पुराना हो गया है, इसलिए आपके फ़ोन में मिनिमम 6 GB रैम होना चाहिए। अगर आप एक बेसिक यूज के लिए भी खरीद रहे हो फ़ोन तो उसमें 6 GB रैम होना चाहिए। वही अगर आप हैवी यूज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, जैसे कि आपको ज़्यादा मल्टीटास्क करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, लाइट गेमिंग करना है, लाइट एडिटिंग करना है, तो आपके फ़ोन में मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए खरीदना चाहते हो, हैवी गेम खेलना है, जैसे कि BGMI हो गया, COD हो गया, जेनसिन इम्पैक्ट हो गया, हैवी वीडियो एडिटिंग करना हो गया, तो आपके स्मार्टफोन में 12 GB रैम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इसके रैम पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ रैम पर तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में किस टाइप का रैम लगा हुआ है इस पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, देखिए अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा रैम रहेगा लेकिन उसमें जो रैम टाइप रहेगा वो लो क्वालिटी का रहेगा, वो ओल्ड वर्जन का रहेगा, तो भी आपका फ़ोन उस कंडीशन में भी आपका फ़ोन ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेगा, अच्छा से नहीं चलेगा और ज़्यादा मल्टीटास्क नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रैम तो देखना ही है कि आपके स्मार्टफोन में कितना GB रैम दिया गया है, इसके साथ साथ उसमें यह भी देखना है आपको कि उसमें किस टाइप का रैम दिया गया है। ओके, रैम का कौन सा वर्जन दिया गया है। ओके, अब स्मार्टफोन में आपको LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 या फिर LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिल जाता है। LPDDR4 और LPDDR4X जो होता है इसमें आपको उतना ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको मीडियम स्पीड देखने को मिलता है। ओके, इसलिए आपको बजट फ़ोन में LPDDR4 या फिर LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका स्पीड आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वही अगर हम बात करें LPDDR5 या फिर LPDDR5X की, तो इसमें आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। ओके, और इसलिए अगर आप एक मिड रेंज से लेकर एक फ्लेक्सिबल का फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें या तो LPDDR5 होना चाहिए या फिर LPDDR5X होना चाहिए। ओके, अगर आप मिड रेंज का फ़ोन भी खरीद रहे हो तो उसमें LPDDR4X या फिर LPDDR4 नहीं होना चाहिए, ये पुराना हो गया है। आपके स्मार्टफोन में LPDDR5 होना चाहिए, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है और आपका फ़ोन स्पीड से चलेगा भी और आप अपने फ़ोन में ज़्यादा मल्टीटास्क कर ही पाओगे। इसलिए जब भी आप फ़ोन खरीदो तो अगर आप मिड रेंज का फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें LPDDR5 रैम टाइप होना चाहिए, और अगर आप एक फ्लेक्सिबल का फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें LPDDR5X रैम टाइप होना चाहिए। ओके, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 में आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी का फ़ोन खरीद रहे हो उसमें स्टोरेज का साइज़ क्या है और स्टोरेज का टाइप क्या है। यस, आपको उसके स्टोरेज पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपके स्मार्टफोन में मिनिमम कितना स्टोरेज दिया गया है और उसमें स्टोरेज का क्या टाइप दिया गया है। ओके, क्योंकि स्मार्टफोन में स्टोरेज जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका स्टोरेज अच्छा रहेगा तो आपका स्मार्टफोन का स्पीड, ऐप लोडिंग एंड गेमिंग परफॉर्मेंस जो होता है वो अच्छा रहेगा। अगर आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज कम रहेगा और उसमें स्टोरेज का जो टाइप होता है वो ओल्ड वर्जन का रहेगा तो भी आपको दिक्कत करेगा। इसलिए जब भी आप फ़ोन खरीदो तो उसमें स्टोरेज कितना दिया गया है और स्टोरेज का टाइप पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा स्टोरेज का टाइप दिया गया है। ओके, अब मान लेते हैं कि अगर आप एक बेसिक यूज के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं करना है, तो उस कंडीशन में भी आपके स्मार्टफोन में मिनिमम 128 GB स्टोरेज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 64 GB मत लीजिएगा, क्योंकि 64 GB जो होता है वो कब फुल हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल जो होता है वो एप्लीकेशन जितना भी आपके फ़ोन में रहेगा वो हमेशा अपडेट होता रहेगा और आपका सिस्टम भी अपडेट होता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 64 GB वाला स्मार्टफोन लोगे तो आपका फ़ोन कब फुल हो जाएगा, आपका स्टोरेज कब फुल हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, और उस कंडीशन में फिर आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक बेसिक यूज के लिए भी स्मार्टफोन खरीद रहे हो, आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपको ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखना है, फिर भी आपको 128 GB स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्मार्टफोन में 128 GB रहेगा तो जल्दी फुल नहीं होगा। वही अगर आप एक हैवी यूज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो कि आपको ज़्यादा वीडियो फोटो को स्टोर करके रखना है, आपको ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, कंटेंट को डाउनलोड करना है, तो उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन में मिनिमम 256 GB स्टोरेज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट अगर आप एक प्रो यूजर हो, आपको ज़्यादा फोटोग्राफी, ज़्यादा वीडियोग्राफी करना है, ज़्यादा अधिकतर चीज़ों को स्टोर करके रखना है, ज़्यादा वीडियो एडिटिंग करना है, हैवी गेम खेलना है और अधिकतर चीज़ों को आपको आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रखना है, तो उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन में 512 GB स्टोरेज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको फ़ोन के स्टोरेज के टाइप पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो फ़ोन ले रहे हो उसमें किस टाइप का स्टोरेज दिया गया है। ओके, अब स्टोरेज के टाइप में आपको eMMC
eMMC और UFS देखने को मिल जाता है। eMMC जो होता है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। इसका जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड है, इसका जो रीड एंड राइट स्पीड है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसमें eMMC स्टोरेज टाइप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उसमें UFS स्टोरेज टाइप होना चाहिए, जैसे कि UFS 2.2, UFS 3.1, UFS 4.0 ये होना चाहिए। ओके, अब बात करें अगर UFS 2.2 की, तो इसमें आपको ठीक ठाक स्पीड मिल जाता है, इसमें आपको ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको ठीक ठाक स्पीड देखने को मिल जाता है। ओके, इसलिए अधिकतर बजट फोन में आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है इसमें आपको ठीक ठाक स्पीड देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक मिड रेंज का फोन खरीद रहे हो, अगर आप एक फ्लेक्सिबल का फोन खरीद रहे हो, तो उसमें या तो 3.1 होना चाहिए या फिर UFS 4.0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है। UFS 3.1 में आपको फास्ट स्पीड देखने को मिल जाता है, वही UFS 4.0 में आपको वेरी फास्ट स्पीड देखने को मिल जाता है। इसलिए अगर आप एक मिड रेंज का फोन खरीद रहे हो तो उसमें UFS 3.1 होना चाहिए मिनिमम, और अगर आप एक फ्लेक्सिबल का फोन खरीद रहे हो तो उसमें UFS 4.0 होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके बाद नंबर 6 में आपको फोन के डिस्प्ले पर ध्यान देना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी का फोन खरीद रहे हो उसमें किस टाइप का डिस्प्ले दिया गया है और डिस्प्ले का साइज क्या है। ओके, अगर बात करें डिस्प्ले की साइज की, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा डिस्प्ले चाहिए। फिर भी अगर आप स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, ओके, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, मूवी देखने के लिए या फिर फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए, फेसबुक वीडियो देखने के लिए खरीदना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले का साइज होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ओके, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा रहेगा तो आपको यूज करने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए अगर आप मूवी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेमिंग खेलने के लिए, फोटो वीडियो शूट करने के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले की साइज की बात करें तो आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले का साइज मिनिमम 6 इंच प्लस होना चाहिए, जैसे कि 6.5 इंच, 6.6 इंच, 6.7 इंच। आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले का साइज मिनिमम इतना होना ही चाहिए। इसके बाद आपको आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले के टाइप पर फोकस करना है कि आप जो स्मार्टफोन खरीद रहे हो उसमें किस टाइप का डिस्प्ले लगा हुआ है। अब डिस्प्ले में आपको TFT, IPS, AMOLED, OLED, सुपर AMOLEड देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको TFT डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है, उसमें आपको लो क्वालिटी मिलता है। इसलिए अगर आप एक बेसिक यूज के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, अगर आपका बजट मिड रेंज का बजट है, अगर आप एक मिड रेंज का स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपके स्मार्टफोन में मिनिमम IPS डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है और आपका बजट उतना नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपको IPS डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि IPS डिस्प्ले में आपको ज़्यादा अच्छा कलर देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छा नेचुरल कलर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप मिड रेंज से लेकर फ्लेक्सिबल का फोन खरीद रहे हो, जैसे कि अगर आपका बजट 20,000 है, 25,000 या फिर 30,000, 40,000 रुपया है, तो उस कंडीशन में आपके डिस्प्ले का जो टाइप होना चाहिए वो AMOLED, सुपर AMOLEड या फिर OLED होना चाहिए। ओके, IPS भी नहीं चलेगा। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आप एक मिड रेंज से लेकर एक फ्लेक्सिबल का फोन ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले का टाइप होना चाहिए वो AMOLED, सुपर AMOLEड या फिर OLED होना चाहिए। IPS भी नहीं चलेगा। IPS डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन आप तभी ले जब आपका बजट 15,000 से नीचे का बजट है, उसी कंडीशन में आपको IPS डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट 15,000 से ऊपर है, जैसे कि 20,000, 25,000, 30,000, तो उस कंडीशन में आपको AMOLED, सुपर AMOLEड या फिर OLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 60 हर्ट्ज नहीं चलेगा, 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज होना चाहिए, क्योंकि इतना रहेगा तो आपका फ़ोन जो है वो स्मूथ चलेगा। इसलिए इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज होना चाहिए, 60 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो स्मार्टफोन खरीद रहे हो उसमें कितना ब्राइटनेस लेवल दिया गया है। मिनिमम 800 प्लस निट्स होना चाहिए। ओके, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जितना ज़्यादा ब्राइटनेस निट्स रहेगा उतना ही क्लियर और अच्छा आपका फोन चलेगा, और आउटडोर में उसको आप इजीली यूज कर पाओगे, आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर आपके स्मार्टफोन में 800 प्लस निट्स ब्राइटनेस लेवल रहेगा तो उस कंडीशन में आपके स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उस कंडीशन में अगर आप अपने स्मार्टफोन को आउटडोर में भी यूज करोगे तो भी आपको क्लियर दिखाई देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदे तो आपके डिस्प्ले के ब्राइटनेस लेवल पर ध्यान दीजिए कि उसमें कितना निट्स ब्राइटनेस दिया गया है। मिनिमम 800 प्लस निट्स होना चाहिए ब्राइटनेस लेवल, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। अगर गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन रहेगा तो आपका फोन टूटने से बचेगा, आपका फोन टूटेगा नहीं। अगर आपका फोन बाय चांस अगर आपके हाथ से गिर भी जाएगा तो आपका फोन सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं। अगर आपके स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्शन रहेगा वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस का स्क्रीन प्रोटेक्शन होना चाहिए, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7i हो गया। तो अगर ये रहेगा तो आपका फोन सेफ रहेगा, आपका फोन टूटने से बचेगा। इसलिए जब भी आप फोन खरीदो तो उसमें गोरिल्ला ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्शन होना चाहिए, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके बाद नंबर 7 में आपको आपके स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जर पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप फोन खरीद रहे हो उसमें कितना मिली एम्पेयर का बैटरी दिया गया है। मिनिमम 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी होना चाहिए, और लिथियम आयन बैटरी होना चाहिए, और टाइप सी होना चाहिए, और आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 8 में आपको आपके फोन के कैमरा पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का आप फोन खरीद रहे हो उसमें कैमरा कैसा दिया गया है, कितना कैमरा दिया गया है। ओके, खासकर आपको कैमरा पर ज़्यादा फोकस तब करना चाहिए जब आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए स्पेशली फ़ोन ले रहे हो। ओके, आपको उस कंडीशन
में आपके फ़ोन के कैमरा पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, अब आपको ये देखना है कि आपके फ़ोन में कितना मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सिर्फ ज़्यादा मेगापिक्सल को देखकर आप ये डिसाइड मत करिए कि उसमें आपको ज़्यादा अच्छा कैमरा मिलेगा। ज़्यादा मेगापिक्सल ये डिसाइड नहीं करता है कि उस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेस्ट है। फ़ोन का कैमरा जो होता है वो सेंसर के साइज, अपेचर और उसके इमेज प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है। अगर ये अच्छा रहेगा, अगर सेंसर का साइज बड़ा रहेगा, अपेचर अच्छा रहेगा और इमेज प्रोसेसिंग अच्छा रहेगा तो आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो बेस्ट रहेगा। इसलिए आपको आपके स्मार्टफोन के कैमरा के मेगापिक्सल पर कम फोकस करना है और उसके सेंसर के साइज पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, इसके अलावा आपको ये देखना है कि आप जो स्मार्टफोन खरीद रहे हो उसमें कितना सारा लेंस दिया गया है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड लेंस है कि नहीं है, माइक्रो लेंस है कि नहीं है, टेलीफोटो है कि नहीं है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अल्ट्रा वाइड, माइक्रो या फिर टेलीफोटो रहेगा तो आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फोटो खींच सकते हो और अलग अलग वैरायटी का फोटो खींच सकते हो। ओके, इसलिए आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड होना चाहिए, आपके फ़ोन में माइक्रो लेंस होना चाहिए, आपके फ़ोन में टेलीफोटो होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी कैमरा के अलावा आपके फ़ोन में अल्ट्रा वाइड, माइक्रो या फिर टेलीफोटो होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपके फ़ोन में OIS कैमरा होना चाहिए। ओके, आपके जो प्राइमरी कैमरा रहेगा उसमें OIS होना चाहिए। OIS का मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आपके फ़ोन में OIS कैमरा रहेगा और उस कंडीशन में अगर आप किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और आप चल चल के रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड होगा, स्टेबल रहेगा, वो हिलेगा नहीं। ओके, जर्क नहीं करेगा अगर आपके फ़ोन में OIS कैमरा रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप फ़ोन खरीदो तो आपके फ़ोन में OIS कैमरा होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी हेल्प करता है एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने में और काफ़ी हेल्प करता है एक अच्छा और शार्प फोटो खींचने में। ओके, इसलिए आपके फ़ोन में OIS कैमरा होना चाहिए और आपके फ़ोन में मिनिमम 50 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए। अगर आप एक मिड रेंज से लेकर एक फ्लेक्सिबल का फ़ोन खरीद रहे हो तो उसके प्राइमरी कैमरा में मिनिमम 50 मेगापिक्सल होना चाहिए। अगर 50 मेगापिक्सल रहेगा तो आप अच्छा फोटो खींच पाओगे, आप क्लियर और शार्प फोटो खींच पाओगे, आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसलिए आपके फ़ोन में मिनिमम 50 मेगापिक्सल होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट होना चाहिए। ओके, कि जब भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करो तो 4K में रिकॉर्ड कर सको। इसके बाद आपको आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा पर भी ध्यान देना चाहिए। मिनिमम 13 मेगापिक्सल या फिर 32 मेगापिक्सल होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नंबर 9 में आपको फ़ोन के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, जब भी आप फ़ोन खरीदो, अगर नया खरीद रहे हो और 2025 में फ़ोन खरीद रहे हो तो आपका फ़ोन का नेटवर्क जो होना चाहिए वो 5G होना चाहिए, 4G नहीं होना चाहिए। 4G का ज़माना गया, 4G ओल्ड हो चुका है। इसलिए जब भी आप फ़ोन खरीदो और नया फ़ोन खरीद रहे हो तो वो 5G होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कितने सारे बैंड्स दिए गए हैं इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा बैंड्स रहेगा उतना ही अच्छा आपको स्पीड देखने को मिलेगा। ओके, उतना ही अच्छा आपको 5G स्पीड देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप 5G फ़ोन खरीद रहे हो तो उसमें कितना ज़्यादा बैंड्स दिया गया है इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मिनिमम 6 से 7 बैंड्स होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बैंड्स रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको स्पीड देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा आपको 5G स्पीड देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप 5G फ़ोन खरीद रहे हो और आप अपने 5G फ़ोन में बैंड्स देख रहे हो कितने सारे बैंड्स दिए गए हैं तो आपके 5G फ़ोन में N78 और N29 बैंड्स टाइप होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दो बैंड्स आपके 5G फ़ोन में रहेगा तो आप चाहे अपने 5G फ़ोन को इंडोर यूज करो या फिर आउटडोर यूज करो, आपको नेटवर्क स्पीड सेम मिलेगा, आपको नेटवर्क स्पीड कम नहीं मिलेगा। और ये इंडिया के लिए सबसे अच्छा बेस्ट बैंड है। इसलिए जब भी आप 5G फ़ोन खरीदो तो आपके 5G फ़ोन में N78 और N28 बैंड्स टाइप होने चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो आपके स्मार्टफोन में मिनिमम Wi-Fi 6 या फिर Wi-Fi 6 ही होना चाहिए। एंड इसके अलावा मिनिमम Bluetooth 5.2 होना चाहिए। Bluetooth 5.0 नहीं चलेगा, Bluetooth 5.0 पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। इसलिए आपके स्मार्टफोन में मिनिमम Bluetooth 5.2 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा नंबर 10 में आपको ये देखना है कि आप जो फोन खरीद रहे हो उसमें IP रेटिंग दिया गया है कि नहीं दिया गया है। IP रेटिंग रहेगा तो आपका फोन वाटर और डस्ट से सेफ रहेगा। इसलिए जब भी आप फोन खरीदो तो आपके स्मार्टफोन में IP रेटिंग होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि IP67, IP68, IP69 ये होना चाहिए। ये रहेगा तो आपका फोन पानी के कॉन्टेक्ट मारने से खराब नहीं होगा, सेफ रहेगा। ओके, पानी के कॉन्टेक्ट मारने से भी सेफ रहेगा। इसलिए आपके फोन में IP67, IP68 या फिर IP69 होना ही चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको फोन के सिक्योरिटी फीचर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर में इन डिस्प्ले या फिर साइड माउंटेड होना चाहिए। ओके, बैक साइड में जो होता है फिंगरप्रिंट सेंसर ये नहीं होना चाहिए, या तो इन डिस्प्ले होना चाहिए या फिर साइड माउंटेड होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, इसके बाद नंबर 12 में आपको फोन के स्पीकर एंड साउंड पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का फोन खरीद रहे हो उसमें स्पीकर कितना दिया गया है और कौन सा दिया गया है। ओके, डुअल स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए ना। आप जो भी कंपनी का फोन खरीद रहे हो उसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए और डोल्बी एटमॉस होना चाहिए। डोल्बी एटमॉस रहेगा तो आपका जो स्पीकर का जो क्वालिटी है, आपका जो स्पीकर का साउंड क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलेगा। इसके अलावा नंबर 13 में आपको फोन के सॉफ्टवेयर एंड अपडेट पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी कंपनी का फोन खरीद रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर क्या दिया गया है और उसमें कितना साल का अपडेट आपको मिल रहा है। अगर आप एक न्यू फोन खरीद रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में लेटेस्ट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड फोन ले रहे हो तो उसमें एंड्रॉइड 14 या फिर एंड्रॉइड 15 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड्रॉइड 13 नहीं चलेगा, एंड्रॉइड 12 नहीं चलेगा। अगर आप 2025 में एक स्मार्टफोन ले रहे हो तो उसमें एंड्रॉइड 14 या फिर एंड्रॉइड 15 होना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके,
इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि आप जो फ़ोन खरीद रहे हो उसमें आपको कितने साल का अपडेट मिल रहा है। ओके, मिनिमम 2 से 3 साल मेजर अपडेट और 3 से 4 साल सिक्योरिटी अपडेट आपको आपके स्मार्टफोन में मिलना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपको आपके स्मार्टफोन में कितने साल का अपडेट मिल रहा है, कितने साल का मेजर अपडेट और कितने साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल रहा है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मिनिमम 2 से 3 साल का मेजर अपडेट होना चाहिए और मिनिमम 3 से 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलना चाहिए। इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए ना। इसके अलावा आपको लास्ट में यह देखना है कि जिस भी कंपनी का आप फोन खरीद रहे हो उसका ब्रांड सर्विस एंड रिव्यू चेक करिए। ओके, ब्रांड सर्विस की बात करें तो आप जिस कंपनी का फोन खरीद रहे हो उस कंपनी का सर्विस सेंटर कितना सारा है और आपके एरिया में उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, ये जरूर चेक करिए कि अगर आप कभी फ़ोन खरीदो और वो फ़ोन कभी ख़राब हो जाए और अगर वो वारंटी में रहे तो उस फ़ोन को आप जल्दी से ठीक करवा सको सर्विस सेंटर में जाकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस भी कंपनी का आप फ़ोन खरीद रहे हो उसमें यह भी देखिए कि उस फ़ोन का सर्विस सेंटर कितना सारा है और आपके एरिया में या फिर आपके एरिया के आसपास उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, या फिर आपके एरिया के जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पर उस फ़ोन का सर्विस सेंटर है कि नहीं है। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा फ़ोन का रिव्यू चेक करिए कि जो भी कंपनी का फ़ोन खरीद रहे हो उस फ़ोन का रिव्यू क्या है, उस फ़ोन का रेटिंग क्या है, लोगों ने उस फ़ोन को लेकर क्या क्या रिव्यू दिया है, क्या क्या कमेंट किया है, क्या क्या फीडबैक दिया है। इस चीज़ को आपको जरूर देखना है क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है आपको एक फ़ोन खरीदने में। अगर जो कंपनी का फ़ोन खरीद रहे हो और वो फ़ोन अच्छा रहेगा तो उस फ़ोन में आपको रिव्यू अच्छा मिलेगा, उस फ़ोन में आपको रेटिंग अच्छा देखने को मिलेगा, उस फ़ोन का फीडबैक अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप फ़ोन खरीदे तो उसका रिव्यू चेक करिए, उसका रेटिंग चेक करिए, उसका फीडबैक कितना अच्छा है ये भी चेक करिए। लास्ट टाइम मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बेस्ट फीचर वाला, एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दे रहा हूँ, चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका बजट लो है फिर भी चेकआउट करिए और अगर आपका बजट मिड रेंज से लेकर हाई रेंज का है फिर भी चेकआउट करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट स्मार्टफोन का बाइंग लिंक मिल जाएगा, इसलिए चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था स्मार्टफोन बाइंग गाइड का डिटेल वीडियो कि एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहे। एंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।